हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कर लेते हैं और एक पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस यूजिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड चाहे बीम पे अप्लाई करना हो या पोर्टल फ्रेम पे, वो आप कर सकोगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, हाँ वही कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो फटाफट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये इसलिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि जब मैंने एनालिटिक्स देखे ना कि नॉट सब्सक्राइब मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे 59% लोग हैं और वीडियो देख रहे हैं, और 41% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए और देख रहे हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया है ही, बट थोड़ा सा एक और एफर्ट ले लीजिए। जो 59% जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, 1 सेकंड का समय लगेगा, कर लीजिए, उतना ही हौसला बढ़ जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सब करोगे ये भरोसा भी मैं आप पे रखता हूँ, और उस सम को सॉल्व कर लेते। देखिए ये पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है, इसमें हॉरिजॉन्टली 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है और फिर ऊपर से यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो सबसे पहले ऐसे पोर्टल फ्रेम को स्टिफनेस से अगर आपको एनालाइज करना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। तो हमेशा याद रखना पोर्टल फ्रेम में बी पे एक रोटेशन पॉसिबल है जो थीटा बी लिखेंगे, साथ में दूसरी चीज सी पे एक पोर्टल फ्रेम का रोटेशन पॉसिबल है, और तीसरी चीज लास्ट लेक्चर जिन्होंने देखा है उनको समझ में आएगा कि ये स्वे होगा इस साइड, तो ना इधर डिफ्लेक्शन आता है। फिर से दिखाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये स्वे फ्रेम है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकता है ये, क्यों? क्योंकि लोड है उस पर हॉरिजॉन्टल। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, इसको हम डेल बोलते हैं, दोनों तरफ सेम होगा। तो एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, तो इसको भी लिस्ट आउट करते हैं डेल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जो भी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी थी वो यहाँ पे लिख दी। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसको नंबरिंग करना है सिंपली। कैसे नंबर लिखते हैं, ये पहला है 1, ये दूसरा है 2, ये तीसरा है 3, दैट्स इट। अब करेंगे क्या पता है, थीटा बी पे रोटेशन देखिए, ये डायग्राम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि देखिए ये पोर्टल फ्रेम एज इट इज ड्रॉ करिए, हो गया। फिर नेमिंग दे दीजिए ए बी सी डी। अब पहला क्या है, बी पे रोटेशन, तो क्या करो आप बी पे जो मेंबर बी ए और बी सी निकल रहा है इन पे रोटेशन लिखो। कैसे? क्लॉकवाइज, हमेशा रोटेशन क्लॉकवाइज देना रहता है। जैसे कि बी सी के लिए क्लॉकवाइज ये ऐसा रोटेशन रहेगा, है ना, क्लॉकवाइज। बी ए की बात करूँ तो इसके लिए ये ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, दे दिया। अब इसका अपोजिट तो फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई रोटेशन आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेशन तो दे दिया। अब जिस पॉइंट पे हमारा रोटेशन है ना, उसका स्टिफनेस फैक्टर या कोएफिशिएंट फैक्टर ये 4EI/L रहता है। अब ये चीज़ की भी बात करूँ तो ये भी 4EI/L ही होगा। ओके, अब जिस पॉइंट पर रोटेशन है उसका फार एंड, एक तो ए है जो फिक्स है, तो इधर कोई रोटेशन वगैरह नहीं आएगा, बट इधर देखें तो ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे जो रोटेशन आएगा ना ये आएगा 2EI/L, दैट्स इट। सिंपली हमने ये लिखा। अब और एक चीज एडिशनली इसमें करनी है जो आपके डिफ्लेक्शन के लिए, डेल्टा के लिए करनी है। वो क्या है कि भाई साहब अगर रोटेशन आप क्लॉकवाइज दे रहे हो तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी देना पड़ेगा, ठीक है, बी पे। अब वो बी पे रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आपने रोटेशन दिया है उसके उल्टे डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए। जैसे कि ये रोटेशन अगर आपने क्लॉकवाइज दिया है तो बी पे ऐसा रिएक्शन दे दो कि जिससे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे। क्यों? क्लॉकवाइज रोटेशन है तो
रिएक्शन के कारण एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो चलिए मैं रिएक्शन इधर कुछ इस प्रकार देता हूँ, इस डायरेक्शन में। एक्चुअली इधर भी एक रिएक्शन होता है बट फिक्स सपोर्ट के कारण वो 0 होता है, बट टेम्पररी दिखाता हूँ। अगर ये ऐसा पुश किया तो एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं चीज को। अब आप बोलोगे कि सर बी पॉइंट ना ए की तरफ भी जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है, बट आपने ये डिफ्लेक्शन वाला डेल के लिए रिएक्शन वर्टिकल पे ही क्यों दिया? क्योंकि ये जब स्वे होगा तो डिफ्लेक्शन खाली वर्टिकल मेंबर का ही हमेशा होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना उससे में छुपा रहता है। तो खाली स्क्रीनशॉट निकाल के काम नहीं बनता है, जो हम बोल रहे सॉल्व करते समय वो भी सुनना पड़ेगा। चलिए आप सुनोगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। अब देखिए इसका क्वांटिटी क्या होगा, कितना होगा। जैसे कि इसको 4 EI लिखा है, इसको 2 EI, तो ये कितना होगा? तो बता देता हूँ, ये होगा 6 EI अपॉन L²। दैट्स इट। अब ये जो है ये फिक्स सपोर्ट के कारण 0 होगा, तो मैं टेम्पररी था उसको हटा दिया। गॉट इट? परफेक्ट। एक बार ये कर लिया ना तो आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब ये करने के बाद तुरंत स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर निकालने चालू कर। K11, पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है प्लीज कृपा करके इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। K11, 1 का मतलब क्या है कि ये आपका पहला डायग्राम, इसको ना डायग्राम नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है? डायग्राम नंबर 1 बोल देते हैं। अब इस पहले डायग्राम में पहला आपका कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा बी। तो इस पहले डायग्राम में आप थीटा बी यानी बी पॉइंट पे रोटेशन देखिए, ये सीधा मतलब है। तो बी पॉइंट ये तो रिएक्शन है, रोटेशन नहीं है, ये ब्लू कलर में लिखा हो, उसको कंसिडर मत करना। तो रोटेशन ये एक है और ये एक है, तो दोनों को क्या करो, ऐड करो। एक पहला वाला मैं इधर का लिखता हूँ पहला 4EI 4। अब EI लिखते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, AB स्पैन के लिए EI सिंगल I है तो ये ठीक है, EI ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय L, इस स्पैन का लेंथ 4 है, प्लस ये अपना पहला हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरे में 4EI, अब ये दूसरा स्पैन BC है, इसके लिए EI का वैल्यू 1.5 है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 1.5 EI अपॉन BC स्पैन का लेंथ 3 मीटर है डिवाइडेड बाय 3। तो इनको कुल मिला के अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा, 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, ये 4 को 4 चला गया, 1 रहा, 2 + 1 3EI, तो हमें मिला K11 3EI। आगे बढ़ते हैं, K पहला डायग्राम उसका दूसरा पॉइंट, पहला डायग्राम ये रहा, दूसरा पॉइंट मतलब ये थीटा C, मतलब पहले डायग्राम में C पे कितना रोटेशन है, ये रहा C, ये आपको मिलेगा 2EI। अब ये B से लेके C स्पैन की बात कर रहे ना हम, उसके लिए 1.5 EI है, उसको भूलना मत, 1.5 EI अपॉन L, इसके लिए L 3 मीटर। तो इसका आंसर देखते हैं ना कितना आता है, 2 इंटू 1.5 3, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3/3 1 EI, बड़ा अच्छा है। 2 इंटू 1.5 3 होता है ना, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 EI, जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। K13, अब ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है ना, इसके लिए 3 स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे। K13, अब 1 जो है पहले डायग्राम के लिए है, 3 का मतलब है कि आपका डेल कितना है उस डायग्राम में, पहली डायग्राम में आपका डेल यानी रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना, 6EI अपॉन L² है,
बट एक बात आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर ये रिएक्शन लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस लेना 6। अब ई आई कौन से कंपोनेंट का ले, तो देखिए मैंने जैसे बोला कि डिफ्लेक्शन हमेशा वर्टिकल मेंबर का होता है, तो ई आई की वैल्यू आपको वर्टिकल मेंबर की ही लेनी है जो आई है, मतलब यहाँ पे रहेगा 6 ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, लेंथ कितनी है 4 का स्क्वायर कर लेते हैं कैलकुलेशन। 6 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 16 ही कर लेता हूँ ना, 0.38 ई आई माइनस 0.38 ई आई, दैट्स इट, सिंपल। पहली डायग्राम हो गया, उसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर निकाल लिया। अब दूसरा क्या है, थीटा सी, मतलब आपको और एक डायग्राम ड्रॉ करनी है कुछ इस प्रकार, नेमिंग देने हैं उसके ए बी सी डी, ओके। अब ए बी सी डी देने के बाद हम थीटा सी पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट। अब सी दो स्पैन को जा रहा है, सी बी और सी डी। अब पहले सी बी की बात करते हैं। सी बी के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा, ये ऐसे, और सी डी के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन ये ऐसे होगा। अब जहाँ पे रोटेशन होता है वहाँ पे वैल्यू 4 ई आई अपॉन एल और 4 ई आई अपॉन एल होता है। अब इसका जो दूसरा एंड है, ये तो डी है, फिक्स्ड है, इधर कोई रोटेशन नहीं ले सकते, बट इधर ले सकते हैं, और ये वैल्यू 2 ई आई अपॉन एल होगा, दैट्स इट। अब इसके अलावा और एक चीज़ आपके पास, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन। इसके लिए आपको अब सी पॉइंट पे एक रिएक्शन लेना पड़ेगा। अब वो रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, कैसा कि रोटेशन के अपोजिट में उसका मूवमेंट आना चाहिए। अगर रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन ऐसा दो कि सी डी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। जैसे कि सी डी एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, अगर मैं इसको ऐसे पुश करूँ और ये साइड से ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो रिएक्शन कितना देते हैं हम, 6 ई आई अपॉन एल स्क्वायर, जैसे पहले किया था सेम वैसे, डन। अब ये फिक्स सपोर्ट है तो इधर 0 ही हो जाएगा, ये समझे बहुत अच्छे से। अब जो यहाँ पे किया है सेम यहाँ पे भी करेंगे। चलिए अब याद रखना, ये जो डायग्राम है मेरे दोस्त, ये सो मत रहे, उठ ले, थोड़ा हाथ पैर मुंह धो के आ जा। सो रहा है क्या वीडियो देखते देखते, नहीं ना, वेरी गुड। सेकंड डायग्राम है ये हमारा, तो करेंगे क्या, देख मेरे भाई, के दूसरे डायग्राम के लिए 2, पहले पॉइंट के लिए 1, K2 1, दूसरे डायग्राम ये रही, पहला पॉइंट यहाँ पे, मतलब दूसरे डायग्राम में थीटा बी यानी बी पे रोटेशन, देखिए 2 ई आई अपॉन एल है। बट मेरे दोस्त सी से बी तक जो ई आई का वैल्यू है 1.5 है, तो 1.5 ई आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल, इसका लेंथ है 3, अगेन 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा, 3/3 1 ई आई आ जाएगा, रफा दफा। अब हम बात करेंगे K2 2 की, पहला 2 दूसरे डायग्राम के लिए, दूसरा 2 थीटा सी के लिए, दूसरे डायग्राम में थीटा सी। अब देखिए सी पे खाली रोटेशन, थीटा मतलब रोटेशन, 4 ई आई अपॉन एल और 4 ई आई अपॉन एल। पहला ये वाला लिखते हैं सी बी स्पैन का, 4 ई आई का वैल्यू इसके लिए 1.5 है, इंटू 1.5 चाहिए, तो ये 1.5 ई आई वगैरह जो है ना, आपके पास बहुत जगह रहते हैं पेपर में, इधर लिखा करो, और इसमें मैं तो मेन डायग्राम से देख के लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3, गॉट इट, परफेक्ट। अब प्लस यहाँ पे एक रोटेशन है, ये 4 ई आई अपॉन एल है, बट 4 के बाद ई आई लिखने से पहले सी डी पोर्शन के लिए ई आई का वैल्यू 2 ई आई है, तो वो लिखो, अपॉन एल का वैल्यू ये कितना है 4, दैट्स इट। 4 को 4 चला जाएगा, डेढ़ 1 जा डेढ़, डेढ़ 2 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 और 2 4 EI, तो यहाँ पे लिख लेते हैं K22 इज इक्वल टू 4 EI। डन। अब K22 के बाद बारी आती है K23 की। देखिए दोस्तों, ये तो बड़ा आसान है, डायग्राम दूसरी, तीसरा क्या है, डेल है यानी रिएक्शन। अब इस डायग्राम में रिएक्शन ये की है जो लेफ्ट में जा रही है, -6 इंटू EI। देखिए ये वर्टिकल लेग का EI लेना हमेशा याद रखना, क्योंकि वर्टिकल लेग ही डिफ्लेक्ट होता है। तो आप सोचोगे कि रिएक्शन तो यहाँ पे लग रही है जो BC और CD के लिए सेम दूरी पे है, बट इस हॉरिजॉन्टल का डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो खाली डिस्प्लेस होता है। ये वर्टिकल का ही हमेशा EI और L भी लेना है। तो वर्टिकल का EI 2 है, तो इंटू 2EI अपॉन L² यानी इस 4 का स्क्वायर। दैट्स इट। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 6 2 = 12 और डिवाइड में 16, 12 डिवाइडेड बाय 16, 0.75। दैट्स इट मेरे दोस्तों, 0.75 EI K23 बन गया। अब जैसे इस डायग्राम के लिए किया, सेम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं तीसरा डायग्राम। तीसरे के लिए सेम डायग्राम ड्रॉ करनी है, ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके, नेमिंग A B C D। देखिए अब ये तीसरा जो है ना, डिफ्लेक्शन का डायग्राम है, डेल का डायग्राम है। तो हम करेंगे क्या कि अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसका स्वे जो है राइट साइड में होगा। तो दोनों पॉइंट पे स्वे हो रहा है, B पे और C पे, मतलब उसका डिफ्लेक्शन। पहले डायग्राम दिखाया था ना आप लोग को ऐसे, फिर ये लोड के कारण है ना, इस B पॉइंट पे और इस पॉइंट C पे, दोनों जगह पे डिफ्लेक्शन है। तो हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे एक रिएक्शन देंगे और यहाँ पे एक रिएक्शन देंगे। सिंपल। रिएक्शन देने का वैल्यू क्या रहेगा, ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रोटेशन के लिए 4EI/L वगैरह लिखते थे ना, सेम इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 12EI/L3, और यहाँ पे 12EI/L3। दैट्स इट। अब यहाँ पे इनके वैल्यूज लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे हम रोटेशन के बाद एक एक्स्ट्रा का क्या करते थे, रिएक्शन लेते थे, वैसे यहाँ पे रिएक्शन लेने के बाद एक्स्ट्रा का रोटेशन। अब वो कैसा लेना है, तो ये अगर क्लॉकवाइज प्रोवाइड करेगा रोटेशन, ठीक है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, रोटेशन। देखिए ये अगर 12EI ये ऐसा पुश करेगा तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो B पे रोटेशन अगर प्रोवाइड करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, याद रखना हमेशा। अब C पे भी देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा है रिएक्शन के कारण, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आई बात समझ में। सेम चीज हमने तो यहाँ पे भी की थी ना, बस क्या था, रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा था तो रिएक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इतना डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्लॉकवाइज जा रहा है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। खाली हम इस पे जो वैल्यू देने वाले हैं वो थोड़ा सोच समझ के दीजिए। हमने यहाँ पे 12EI/L3 दिया, तो रोटेशन के लिए 6EI/L², और इस रोटेशन के लिए भी 6EI/L²। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आई नो, बट फिर भी आप समझ जाओगे ये मुझे लगता है। 6EI/L², 6EI/L²। तो ये डायग्राम सेट हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, बड़ा सिंपल टास्क। तीसरे डायग्राम के लिए कैलकुलेशन चल रहे हैं ना, तो K31, अब पहला 3 मतलब ये डायग्राम नंबर 3,
चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डन। अब इसके बाद 3 के लिए ये 3 डायग्राम, 1 मतलब थीटा बी, मतलब तीसरे डायग्राम में बी पे रोटेशन कितना है ये चेक करिए। बी पे 6 EI/L² इतना रोटेशन, बट ध्यान रहे मेरे दोस्तों ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए -6 इंटू EI का वैल्यू फॉर दिस वर्टिकल, समझ रहे हैं ना। भले ही आपका रोटेशन बी पे है बट आपको EI का अगर वैल्यू लेना है तो वो वर्टिकल मेंबर का लेना है। कितना होगा इसका EI, चलिए ये अच्छा है, उसका 1 EI ही है एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय L, एक्चुअली L² है तो L कितना है देखते हैं, 4 है, तो हम करेंगे इस 4 का स्क्वायर। करेक्ट, परफेक्ट। अब इसको कैलकुलेट भी करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यहाँ पे किया था कैलकुलेट, -0.38 EI, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, K32 तीसरी डायग्राम, दूसरी चीज सी पे रोटेशन, सी पे भी रोटेशन एक एंटी क्लॉकवाइज है तो -6 इंटू, अब EI का वैल्यू किसका यूज करना है तो मेरे दोस्त वर्टिकल एलिमेंट। अब सी पे जो वर्टिकल मेंबर है उसका ही EI का वैल्यू, अब C to D का 2 EI तो इंटू 2 EI हो जाएगा, डिवाइडेड बाय L² है ना तो इसका L 4 ही है तो ये स्क्वायर करेंगे। पिछले सम में ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में जाके मैंने बताई है, अगर आप वो सम देख के ये देख रहे हो बहुत इजी लगेगा। चलते हैं आगे। अब ये 12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कहीं ना कहीं किया था हमने, ये देखिए है ना, 1 मिनट, K23 ये माइनस साइन नहीं दिया, इधर गड़बड़ हो जाएगा, K23 ये माइनस में था, 0.75 आता है तो ये माइनस में 0.75 EI। 1 मिनट रुकिए मैं पेन बदल लेता हूँ, खाली K33 बाकी है वो भी निकालेंगे, पहले पेन बदल लेता हूँ। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं K33 को निकालना। K33 तीसरी डायग्राम, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट डेल, मतलब रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिएक्शन कौन सी है तीसरे डायग्राम में, एक देखिए राइट साइड में जा रही है, ये भी राइट साइड में जा रही है, तो दोनों क्या होंगी प्लस 12 EI/L³, 12, बट EI लिखने से पहले एक बार देख लो वर्टिकल मेंबर का EI कितना है, तो ये I है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय L³ मतलब 4 का क्यूब, प्लस ये जो है ये C पे एक रिएक्शन है 12 EI, अब ये C से जो वर्टिकल मेंबर है उसका EI 2 EI है तो वो लिखा मैंने 2 EI डिवाइडेड बाय L³, ये भी 4 ही है, 4 का ही क्यूब होगा, इज इक्वल टू, दोनों को मिला के अपन एडिशन कर लेते हैं। ये 12/4 का क्यूब प्लस 24/4 का क्यूब, ये आंसर आ जाता है 0.56। चलिए बढ़िया हो गया, 0.56 EI, दैट्स इट। आपको मिल गए सारे स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर्स। अब इससे बनेगा एक स्टिफनेस मैट्रिक्स, चलिए बना देते हैं इधर ही, K इज इक्वल टू, है ना, इधर ही बना देता हूँ, क्या रहता है K11 पहला तो इधर 1 आएगा, EI को मैं बाहर लिखूंगा मैट्रिक्स के तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। K12 कितना है, अगेन 1, K13 कितना है -0.38, ठीक है, K21
1 EI है, एज इट इज लिखा। K22 4 EI है तो यहाँ पे 4 लिखा। K23 -0.75, ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद K31 -0.38 है, लिख लिया। K32 -0.75 है, लिख लिया। 33 है 0.56 EI, मतलब ये, और कॉमन में EI पहले लिखो लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टिफनेस मैट्रिक्स जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये मिलने के बाद इसका कुछ काम नहीं रहता है, हमें बहुत जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेता है, इसका काम हो गया है। बट डायग्राम लगेंगे तो नहीं ना आगे? नहीं लगेंगे, जाने दो, लगेगा तो देखा जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर, एक्चुअली स्टेप नंबर देना भूल गए हम, है ना। ये आपका ना स्टेप नंबर 1 होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स, स्टेप नंबर 2 होता है, और अभी जो करने जा रहे हैं ना स्टेप 3, ये है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। क्या है ये? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। अब इसमें करना क्या रहता है, बड़ा इजी टास्क है ये। हर एक स्पैन को क्या करना है, फिक्स्ड बीम जैसे अज्यूम करना है, और उसके ऊपर फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने हैं। अब ए बी को अगर देखा जाए तो ए बी के पोर्शन पे कोई लोड नहीं है, इसके लिए एम ए बी और एम बी ए ये दोनों डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे। कितना बड़ा काम आसान हो गया। अब आप ना कहीं सोच रहे होंगे कि सर ये 30 किलो न्यूटन, बिल्कुल नहीं, ये तो जॉइंट पे है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एम ए बी और एम बी ए जीरो ही होंगे। अब बात करते हैं एम बी सी की। एम बी सी इज इक्वल टू, अब एम बी सी की बात करें तो इसको फिक्स बीम माना तो इधर का हार्डी क्रॉस साइन कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, इसके लिए माइनस। पूरे यूडीएल के लिए क्या रहता है, WL² अपॉन 12। यहाँ पे W है 20, L है 3, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, बस इसको ना थोड़ा समय लगता है। 20 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये होगा 15, मतलब आंसर इसका -15 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके उल्टा एम सी बी ये प्लस रहता है। अब सिमेट्रिक लोडिंग है ना, तो फॉर्मूला वही WL²/12, तो W भी वही है। तो अब हमें थोड़ा सा लाइट कम हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि अभी ना सनशाइन कम हो गया। ये खाली 15 आएगा किलो न्यूटन मीटर, दैट्स इट। है ना। एमसीबी नहीं आया इतना, अरे उतना ही है, भरोसा रखो, 15 किलो न्यूटन मीटर। अब ये होने के बाद सीडी और डीसी की बारी है। तो आप समझ गए होंगे कि सीडी और डीसी इस पोर्शन पे कोई लोड नहीं है, तो 0 किलो न्यूटन मीटर आएगा। सही बात समझ में, बहुत बढ़िया समझे हो आप। ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट होने के बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमारा अगला कदम होना चाहिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होना चाहिए मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स पी, बहुत बढ़िया, आप समझ गए हो। P1 P2 P3, यहाँ पे 3 एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी 3 थी। 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो पहला है थीटा है, दूसरा थीटा है, तो यहाँ पे खाली मूवमेंट्स की एडिशन करनी है। कहाँ पे, बी और सी पे। देखिए बी पे 2 मेंबर जा रहे हैं, बी ए और बी सी, तो आपको करना क्या है, पहले इसमें देखिए, पहले इसमें एम ए बी, अब ये तो पुराना हो गया, इससे पहले जो सम में बता दिया था कि कैसे करना है। एम बी ए और एम बी सी, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट को ऐड करना है। देखिए बी ए
और BC, BA तो 0, BC -15 है तो ये प्लस इंटू माइनस -15 हो जाएगा, मतलब 0 -15 -15। अब दूसरे पॉइंट ही P2 यानी थीटा सी की बात करें तो सी से भी दो मेंबर है, CB और CD। उसमें से CD जो है 0 है और CB यहाँ पे पता चलेगा, CB +15 है तो ये 15 आ गया, परफेक्ट। ये जो P3 है यहाँ पे आपको ना R1 + R2 करना पड़ता है। अब फिर से धूप आ गया, अच्छी बात है, R1 + R2। अब इसके बाद ये R1 और R2 निकलना पड़ेगा और फिर होगा आपका P3 कैलकुलेट। अब R1 R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है बताता हूँ, थोड़ा फोकस चेक करता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा धूप आ रहा है बट आने दो, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब R1 और R2 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, R1 और R2 निकालने के लिए ये जो वर्टिकल मेंबर है ना एज इट इज आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ विद देयर सपोर्ट सम, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये सेम लेवल पे है, A B ये C D। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर को ड्रॉ करना नहीं होता है। अब देखिए B पे एक 30 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड है, वो भी लिख देते हैं, विथ लोडिंग लिखना पड़ता है। अब इसके अलावा और एक चीज करनी है, वो ये है कि आपको BA का जो मोमेंट है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट BA। तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है, 0 है ना, इसके लिए तो यहाँ पे अगर आप मोमेंट देके 0 लिखोगे तो उसका मतलब कुछ बनता ही नहीं है। फिर AB का भी मोमेंट 0 है, अदरवाइज कुछ वैल्यू होता ना तो मैं यहाँ पे लिख के बताता कि भाई साहब इधर AB पे कुछ वैल्यू है, क्लॉकवाइज रहता तो प्लस वैल्यू इधर लिखता, गॉट इट। अब कुछ नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। वही सेम CD और DC की बात है, CD और DC दोनों तरफ से कोई फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं है तो कुछ मत लिखो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है R1 और R2 क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक लेफ्ट में जाने वाला और यहाँ पे एक राइट में जाने वाला, ऐसे दो रिएक्शन डेवलप होते इंस्टेड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर, उसकी जगह पे। अब R1 कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल, इजी है, लेफ्ट में जाने वाला इज इक्वल टू राइट में जाने वाला, एक ही तो फोर्स है। तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इधर R1 30 मिलेगा, ठीक है 30। और R2 की बात करें तो इस पर कोई लोडिंग ही नहीं है तो इसका मतलब ये अकेला है, वो 0 हो जाएगा, R2 की जगह 0। बकायदा आप ये लिख के बताओगे सब में, कैसे चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ यार, आप लोग परेशान कर दोगे। समेशन Fx इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसके लिए, तो लेफ्ट में जाने वाला R1 इज इक्वल टू राइट में जाने वाला 30 किलोमीटर, दैट्स इट। और इधर CD बीम की बात करें तो समेशन Fx इज इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो राइट में जाने वाला R2 तो है बट लेफ्ट में आने वाला कुछ नहीं, इसके लिए 0, वही वैल्यू लिखे मैंने। अब इसके बाद ये आपको पूरा मिल गया 30, अच्छे से लिखो इसको, ठीक है लिखते नीचे P1 P2 P3, ये अच्छे से क्या हो गया -15 +15 और 30। और स्टेप नंबर 5 में करना क्या है, स्टेप नंबर 5 में आपको K मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग विथ थीटा और ये रहा P का इनवर्स ट्रांसपोज, जो बोलना है बोलो, ये हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि P मैट्रिक्स का उल्टा साइन करके लिखना। अब देखिए K मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -0.38, फिर 1 4 -0.75, उसके बाद -0.38, उसके बाद है -0.75 और उसके बाद है 0.56। साथ में थीटा मैट्रिक्स मतलब क्या,
ये लाइन से लिखना है, थीटा बी फिर थीटा सी और बाद में डेल इज इक्वल टू पी को उल्टे साइन के साथ, पहला -15 है तो इधर +15, दूसरा प्लस है तो माइनस, तीसरा भी प्लस है तो माइनस। अब इनसे बनाने हैं आपको 3 इक्वेशंस जिसको सॉल्व करके आपको थीटा बी थीटा सी और डेल मिलने वाला है। तो चलिए देर काय को करने का आगे बढ़ लेते हैं। सिंपल है, इक्वेशन कैसे बनेगा ध्यान रखना। पहला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू थीटा बी, इधर ही लिखता हूँ 3 इंटू थीटा बी। अब ये +1 इंटू थीटा सी, तीसरा एलिमेंट है -0.38, -0.38 और फिर उसके बाद इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 15 इज इक्वल टू 15। ये आपका हुआ पहला इक्वेशन, दैट्स इट। दूसरा 1 4, मतलब पहले कोएफिशिएंट 1 थीटा बी, दूसरा 4 थीटा सी, तीसरा एलिमेंट है -0.75, एक्चुअली इधर डेल आएगा और इधर का तीसरा डेल इज इक्वल टू -50। सिंपल है, कुछ ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो बन जाएगा काम। -0.38 थीटा बी, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट -0.75 थीटा सी, फिर है +0.56, यह आएगा डेल इज इक्वल टू -30। तो ये 3 इक्वेशन आपके पास है, तो इन्हीं को क्या करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यूजिंग कैल्सी, और ज़्यादा कुछ मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। मोड बटन दबाइए 5 नंबर पे और सेकेंड टाइप का इक्वेशन है ये। कोएफिशिएंट खाली पुट करते हैं 3, फिर है 1, फिर है -0.38, फिर डी का 15, ओके। फिर सेकेंड 1, एक मिनट 1, फिर है 4, फिर है -0.75 और डी का वैल्यू -15, -15 हो गया। तीसरा -0.38, -0.75, फिर उसका 0.56, -30 इज इक्वल टू करिए और एक बार इज इक्वल टू करिए, आपको मिलेगा x, मतलब पहला वैल्यू थीटा बी 1.39, थीटा बी इज इक्वल टू 1.39। आई बात समझ में? एक्चुअली इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये आया था और ये पी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ई आई था, ठीक है, थीटा बी ई आई वगैरह लिख लेते हैं, बट जब ई आई कॉन्स्टेंट रहता है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगी, ई आई हमने लिख दिए सब, तो इसको हटाओ, थीटा सी लिखो डायरेक्ट इज इक्वल टू -18.65। क्या होता है वो एक्स्ट्रा का लिखने के चक्कर में ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है बाद में और सब गलत हो जाता है। -77.61, डेल का वैल्यू -77.61, दैट्स इट। तो तीनों का वैल्यू मिल गए। जैसे ही ये आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, फाइनल मोमेंट्स। अब ये फाइनल मोमेंट्स का जो स्टेप है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सेम उसी तरीके से करना है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग करना। जैसे कि पहले लिखने दो मुझे फाइनल मोमेंट, स्टेप 6 फाइनल मोमेंट्स। अब ये कैसे निकालते हैं? अब मोमेंट निकालने के लिए यहाँ से शुरू करो, A to B
एम ए बी। तो इसका फॉर्मूला एकदम बेसिक है, सरल। क्या है कि एम ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट, उसमें ऐड करो 2EI अपॉन एल इंटू यहाँ पे पहले डिजिट का 2 टाइम्स थीटा प्लस दूसरे डिजिट का थीटा, और इट माइनस 3 डेल अपॉन एल स्क्वायर। दैट्स इट, ये फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, आपको वैल्यूज पता है क्या क्या पुट करना है। चलिए, एम ए बी 0 है, 0 प्लस 2 इंटू ए बी के लिए ए आई का वैल्यू याद रखना, ए बी के लिए ए आई का वैल्यू 1 ही है, तो ये खाली ए आई ही रहेगा। एल कितना है, ए बी का 4 है, इंटू 2 थीटा ए था ना, थीटा ए कहीं पे भी हमारे पास नहीं है, फिक्स सपोर्ट है, वो 0 हो जाएगा, मतलब ये 0। थीटा बी का वैल्यू, थीटा बी अब भी लिखा, ये प्लस 1.39 है, माइनस 3 इंटू डेल का वैल्यू माइनस में आया ना, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 77.61। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्यों प्लस हुआ, देखिए ये जो था ना, ये माइनस पहले का था, फिर इधर डेल्टा भी माइनस में है, तो ये माइनस इसके आगे का, और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब ये एल किसका होगा, ए बी का, 4 है, ये होगा इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो, एम ए बी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कितना है बता सकता हूँ मैं, देख के ही बताऊंगा, -20.17 आई गेस, सही हूँ मैं, -20.17, हाँ सही है, -20.17 किलो न्यूटन मीटर। ये ए आई का ज़्यादा टेंशन ना लेना, आप लोग इधर लिखा है या नहीं लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद एम बी ए, फॉर्मूला कैसा बनता है, एम बी ए का फिक्स्ड एंड, फिर प्लस 2EI अपॉन एल होता है, इनटू ब्रैकेट में पहले टर्म बी का 2 टाइम्स थीटा प्लस सेकेंड टर्म का 1 टाइम थीटा माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, बराबर। तो अभी वैल्यू पुट करने की जब बारी आती है, फटाफट पुट करने का, आप लोग को पता है ई आई बी ए के लिए भी सेम रहेगा, तो इसका जो वैल्यू पुट करके आंसर आने वाला है ये भी बता देता हूँ मैं, प्लस 14.4। आप लोग बता देना है कि ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। फिर उसके बाद समय कम है मेरे भाई अपने पास, ये शूट करना, एक्सपोर्ट करना एडिट करके फिर अपलोड करना, बहुत समय जाता है। फिर एम बी सी की बात करते हैं, एम बी सी। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला में चेंज है, लिख के बताता हूँ। एम बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन एल इंटू ब्रैकेट में पहले डिजिट का 2 टाइम्स थीटा प्लस दूसरे डिजिट का 1 टाइम थीटा, यहाँ पे -3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं जानबूझ के इसको लिख के कट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये है हमारा BC हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो उसको लिखना मत। गॉट इट। सेम चीज़ आपको CB के लिए भी करनी है, MCB के लिए भी। तो मैं आपको BC का आंसर लिख के बताता हूँ, MBC का वही सेम, हाँ एक मिनट, MCB CB प्लस 39.20, पहले MBC का लिखना पड़ेगा ना और फिर MCB। तो MBC का है एक मिनट, यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं दिया है, MBA के लिए। MBC जो है ना, ये प्लस 14.17
4 किलो न्यूटन मीटर है। और एम सी बी फॉर्मूला सेम, यहाँ पे क्या होगा, एम सी बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन एल इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, ये नहीं आएगा, 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर जो है ना, ये नहीं आने वाला है। और इसका आंसर एम सी बी का अब भी बता देता हूँ मैं, एम सी बी 39.20, 39.20। और फिर उसके बाद बचा एम सी डी, ये वर्टिकल मेंबर चालू हो गया ना, वर्टिकल मेंबर, तो आपका ये डेल का टर्म आएगा इसमें, एम सी डी फिक्स्ड प्लस 2EI अपॉन एल, फॉर्मूलेज लिख के रख रहा हूँ बस, 2 थीटा सी प्लस थीटा डी, पहले टर्म का 2 टाइम्स थीटा सी, दूसरे का खाली थीटा डी, माइनस 3 डेल अपॉन एल स्क्वायर। तो ये फिर से करना है आपको, तो एम सी डी का आंसर आता है -39.20 किलो न्यूटन मीटर। डन, ओके। अब इसके बाद बचता है और डीसी, एम डी सी। अब इसका भी फॉर्मूला कुछ लगभग इसी तरीके से आएगा, और डीसी का वैल्यू -45.54, डीसी का आया -45.54। समय बचाने के चक्कर में ये भगा रहा हूँ। वैसे तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे शॉर्टकट में बताना, बट इससे पहला वाला जो सम है उसमें डिटेल में बता दिया है, सॉल्व करके भी दिखाया है। ये लास्ट सम था तो इसको ऐसे भगा दिए हम, ठीक है। ये होने के बाद जो है इसका क्या बनेगा, BMD बनेगा। तो ये मोमेंट क्या करना है, लास्ट टाइम भी मैंने एक पिक्चर लगा दिया था BMD का, इस बार भी इसका पिक्चर लगा दूंगा। उस प्रकार से आपको क्या करनी है, BMD ड्रॉ करनी है। सो डोंट वरी, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझा होगा। अगर समझा है ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।